BA BSc BCom साल अव्वल के तमाम तलबा और तलबात का आज के इस लेक्चर में खैर मकदम है। देखिए सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट अफसाना अफसाने इसमें पहला अफसाना हम पढ़ रहे थे, वो है शतरंज की बाजी, जिसके मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खेल से आप बखूबी वाकिफ हैं। आज हम इससे पहले के लेक्चर में हमने शतरंज की बाजी ये अफसाना शुरू किए थे, जिसमें लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह और उस दौर की रंगरलिया अय्याशियाँ और बज़्म आराइयों का जिक्र कर रहे थे। इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने वहाँ के माशरे का ऊपर भी तर्ज किया कि किस तरीके से लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कह रहे कि नफ्स परवरी अपनी नफ्स का क्या था, गुलाम था और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे, चाहे वो भीख मांग कर क्यों नहीं होता है, लेकिन उसके जरिए भी वो क्या कर रहे थे, ऐश व इशरत में मशगूल हो रहे थे। जबकि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, रोटी वगैरह खाना, वो छोड़कर वो इसमें मशगूल थे। तो यहाँ पर हमने पहले इसमें देखा नवाब वाजिद अली शाह के दौर में वहाँ के लोग किस तरह के क्या क्या चीज़ में मसरूफ़ थे। इसके बाद हमने देखा कि महल में क्या मसरूफियत थी, क्या वहाँ के जो फौजी थे वो किस तरीके से अपने आप को रंगरंगी में मशरूफ़ किए थे, जिसकी वजह से उनकी फौजी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा जंग आलूद हो चुकी थी। मतलब वो जो फौज लड़ने के काबिल थी वो पूरे अंदर से तबाह हो चुकी थी। इसके अलावा फिर हमने देखा कि दो जो अहम किरदार इस अफसाने के हैं वो है मिर्ज़ा सज्जाद और मीर साहब, जिसे कहा जाता है ये दोनों लोग जो थे, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, ये दो यहाँ पे में इस अफसाने के अहम किरदार है। इन्होंने कह रहे हैं कि ये दोनों को क्या है के जरिए मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ के माशी और समाजी हालत का जिक्र किया है कि इन दोनों को या एक जनरल वहाँ पर क्या है, इन्हें कई की बीमारी लग चुकी थी, शतरंज खेलने की। यानी सुबह उठते के साथ वो शतरंज के खेल में इस तरह मशगूल होते कि आस-पास की दुनिया में क्या हो रहा है या मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, इससे वो सुबह बेखबर हो जाते थे और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ शतरंज की बाजी ही चला करती थी, जिसकी वजह से इन नवाबों के अलावा दूसरे और जितने भी इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे सब इससे क्या थे, परेशान थे, नाला थे। और यहाँ तक कि उनके जो खासा माए हैं, मामाए हैं और इसके अलावा उनके पास काम करने वाले जो लोग थे सभी उससे क्या होने लगे थे, उसे इस खेल से नफरत होने लगी थी। और हर कोई यही कहता था कि खुदा न करे किसी घर में ये शतरंज की ये खेल की लत लगे, क्यों तो जहाँ पर भी ये खेल की लत पड़ जाती है तो वो घर क्या हो जाता है, तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो आज के दौर में थोड़ी तस्वीर बदल चुकी है, लोग शतरंज के दीवाने नहीं लेकिन मोबाइल के दीवाने ज़रूर हो चुके हैं। तो खैर हमने कल यहाँ तक देखा था, इसके आगे कि किस तरीके से ये सुबह से शाम करते हैं और अपने खाना पीना छोड़कर किस तरीके से इसी खेल में लगे हुए हैं। तो देखिए घर से बार बार आदमी आकर कहता था कि खाना तैयार है, यहाँ से जवाब मिलता था चलो आते हैं और दस्तरखान बिछाओ। मगर शतरंज के सामने खौरमे और पुलाव के मज़े भी फीके थे, यहाँ तक कि बावर्ची मजबूर होकर खाना कमरे में ही रख जाता था। हाँ, और दोनों दोस्त
काम साथ साथ करके अपनी बारीक नजरी का सबूत देते थे। कभी कभी खाना रखा ही रह जाता, इसकी याद ही ना आती थी। मिर्ज़ा सज्जाद अली के मकान में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए इनके दीवान खाने में मुबारका आराया होती थी। मगर इसके ये मायने नहीं है कि मिर्ज़ा के घर के और लोग इस मशगल से खुश थे, हरगिज़ नहीं। महल्ले के नौकर चाकरों में, महरियों, मामाओं में बड़ी हासिदाना हल्फगिरियाँ होती रहती थी। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह करके छोड़ता है, खुदा न करे कि किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी न दीन के काम का रहता है, न दुनिया के काम का। बस इसे धोबी का कुत्ता समझो, घर का न घाट का। बुरा मर्ज है। सितम यह था कि बेगम साहिबा भी आए दिन इस मशगले के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करती रहती। हालांकि इन्हें इसके मौक़े मुश्किल से मिलते, वो सोती ही रहती थी कि इधर बाजी जम जाती थी। रात को सो जाती थी, तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा करती थी। नौकरों को झुकिया दिया करती। क्या मियाँ ने पान मांगे? कहे तो आकर ले जाए। क्या पाँव में मेहंदी लगी हुई है? क्या कहा अभी खाने की फुर्सत नहीं है, खाना ले जाकर सर पे पटक दो, खाए या कुत्तों को खिलाए। यहाँ इनके इंतजार में कौन बैठा रहेगा। मगर लुत्फ ये था कि इन्हें अपने मियाँ से इतनी शिकायत न थी जितनी मीर साहब से। वो मीर साहब को निखट्टू, बिगाड़ू, टुकड़े खोर वगैरह नामों से याद किया करती थी। शायद मिर्ज़ा जी भी अपनी बरीयत के इजहार में सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर डालते थे। देखिए, इस इख्तिलाफ में हमने देखा कि किस तरीके से इस मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली के ताल्लुक़ में आने वाले लोग इस खेत से परेशान हैं। बताया गया ये कि भाई नौकर वगैरह तो परेशान थी, मगर बेगम वगैरह भी बहुत ज़्यादा क्या थी, इस चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। लेकिन वो अक्सर इतनी इसके खिलाफ एहतजाज करती, लेकिन कह रही है कि भाई उसके लिए उनको मौके बहुत कम मिलते। क्यों? किसी को बोलने के लिए, किसी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि उस शख्स से मुलाकात होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। क्यों? तो वही वो सुबह उठने से पहले ही क्या हो जाते थे, नाश्ता करे कि जब शतरंज की बाजी में बढ़ गए तो फिर घर पे कब आते थे वो? शाम में, जब बेगम साहिबा सो जाती थी। तो फिर किससे करेंगे, किससे अपने दिल का गुबार निकालेंगे और किससे अपनी बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, इसका नतीजा क्या होता था कि वो जो झंझलाहट है, वो जो उससे क्या कहेंगे उसे कि शिकायतें थी, वो सामने नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या है, एक आम इंसान का तरीका है कि वो अगर उसके जो माफिल जिक्र जो है वो बातें ना हो, जिससे कह ना सके, तो वो झंझलाहट आ जाती है उनके बातों में, उनके तर्ज में। क्या हो जाता है, एक किस्म की सख्ती आ जाती है, नाराज़गी आ जाती है, और वो नाराज़गी कहीं पर भी फूट सकती है। तो बेगम साहिबा को जब सामने मिर्ज़ा साहब नहीं मुलाकात मिलते, तो इसलिए उनका इतना गुस्सा किस पे निकल जाता है, नौकरों पर, वहाँ पे काम करने वालों पर, और अपने आप ही बढ़वाते हैं कि भाई ठीक है, मीर साहब ने पान मांगे तो खुद लेके जाओ, नहीं तो सर पे पटक के आ जाओ। और इस तरीके से कि भाई इनकी नौकर थोड़ी है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारी बातें वो नौकरों पर ही बरस जाती। फिर आखिर में वही आता है कि भाई सीधी सी बात है, इंसानी फितरत है, हर शख्स को अपने से जो मुंसलिक लोग हैं वो लोग लगता है कि बहुत ज़्यादा शरीफ नफ्स है, और जो उनके साथ है या उनका साथ दे रहे हैं वही क्या है, सबसे ज़्यादा बदमाश है, या वही इन्हें बिगाड़ रहे हैं। ये हर किसी में एक चीज़ होती है। बिल्कुल वैसा ही तो कह रहे हैं यहाँ पर भी कि उनकी बीवी, मिर्ज़ा सज्जाद अली की बीवी भी मीर साहब को क्या समझती थी कि निखट हुए, काम धंधे के कुछ है नहीं, काम के है नहीं, दूसरे को भी बिगाड़ने वाले, बिगाड़ने वाले, और उसके साथ साथ क्या है, फ्री के टुकड़े यानी फ्री में खाना खाने वाले हैं। और कह रहे हैं मुंशी कि बिल्कुल यही बात। लेकिन मीर साहब भी क्या करते थे, मिर्ज़ा सज्जाद अली के ताल्लुक से भी यही कहते थे कि भाई मैं कुछ भी नहीं, ये। तो यानी हर तरफ का माहौल वही है, काम सब अपने अपने नफ्स परस्ती के
गुजार रहे हैं। उसके आगे देखिए, एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा तो मामा से कहा, जाकर मिर्जा जी को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा ला दे, दौड़ जल्दी कर, सर फटा जाता है। मामा गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा को इतनी ताप कहाँ कि इनके सर में दर्द हो और मियाँ शतरंज खेलने में मसरूफ हो। चेहरा सुर्ख हो गया और मामा से कहा, जाकर कहे अभी चलिए, वरना वो खुद हकीम साहब के पास चली जाएगी, कुछ इनके आंखों रास्ता नहीं देखना है। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही कुश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। बोले, क्या ऐसा दमे नसू पर है, जरा सबक नहीं आता? हकीम साहब छू मंतर कर देंगे कि इनके आते दर्द सर दफा रफा हो जाएगा। देखिए, अब आई बात, बेगम साहिबा के सर में तकलीफ है और पहले का रिवाज अलग था जो आज के जदीद दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी पहले बगैर महरम के कहीं पर भी दवाखाने या कहीं बाहर औरतें नहीं जाया करती थी। तो बिल्कुल वही कह रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब तो शतरंज की बाजी में लगे हुए हैं, उनकी बेगम की तबीयत ख़राब है, सर दर्द बहुत बढ़ रहा है, तो उससे झंझला के भेजिए मैं एक मामा यानी काम करने वाली घर की नौकरानी को। अब वो जाकर बोली, तूने कहा हर वक्त की तरह जवाब दिया कि तुम चलो, हम अब भी आते हैं। तो फिर वही मगर इस बार बेगम साहिबा ने नहीं छोड़ा और कह रहे हैं कि भाई जाओ सीधा, नहीं तो आपको चले जाने की धमकी वहाँ पर दे डाली। मिर्ज़ा साहब भी बहुत अच्छी शतरंज चल रही थी, वो छोड़ना दिल ही नहीं कर रहा था, मगर यहाँ पर थोड़ा मीर साहब ने खलमंदी का इस्तेमाल किया और कह रहे थे कि मीर साहब ने फरमाया, अरे जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही है। मिर्जा जी बोले, जी हाँ, क्यों ना चला जाओ, दो कुश्तियों में आपकी मात होती है। मीर साहब ने कहा, जी इस भरोसे से ना रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रह जाए और मात हो जाए, पर जाइए सुन आइए, क्यों खामखा जरा सी बात के लिए इनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा जी ने कहा, जी चाहता है इसी बात पर मात कर दूं। मीर साहब ने कहा, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप पहले जाकर सुनाए। मिर्जा जी ने कहा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, दर्द खाक नहीं है, मुझे दख करने का हीला है। मीर साहब ने कहा, कुछ भी हो इनकी खातिर करनी ही पड़ेगी, दर्द खाक नहीं है, मुझे दख करने का हीला है। मीर साहब ने कहा, कुछ भी हो इनके खातिर करनी ही पड़ेगी। मिर्जा जी ने कहा, अच्छा फिर चल और चल लो। मीर साहब ने कहा, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन आएंगे मोहरों को हाथ ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब ने कहा, मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ा शतरंज इतना प्यारा है कि चाहे कोई भी मर जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। शतरंज है कि मेरी सौतन है, नोच कोई तुम जैसा नरमुया हो। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरीके से कि आपसी बातचीत चल रही है मिर्जा साहब और मीर रोशन अली के दरमियान में, कि भाई मीर साहब कह रहे हैं कि जाकर देख आइए, और मिर्जा साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी पहले तुम्हारी बात कर देता हूँ फिर जाऊँगा। लेकिन जब बढ़ रहे हैं मीर साहब ने भी देखा कि अच्छा मौका है, अपनी बात हो रही है, तो इनको भगा कर क्या किया जाए, अपनी चाल को थोड़ा बदल दे। ये भी अपने मौके की शनाख्त के हिसाब से, अपने मफाद के वास्ते इनके लिए बेगम की साइड ले रहे हैं कि जाइए जाकर देखिए, कई बार बढ़ ना जाए, औरतें नाजुक मिजाज होती है। तो खैर वो इस पर जाकर ये कह रहे हैं कि मजबूरन आखिर में मिर्ज़ा साहब को उनकी बेगम के पास जाना ही पड़ा। बेगम साहब ने अपना गुस्सा निकाला कि ये क्या है, शतरंज है, ये मेरी सौतन है, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास है, मुझे देने के लिए वक्त नहीं और शतरंज के लिए वक्त दे रहे, यानी इतना ज़्यादा इसका ये। तो फिर देखिए मिर्ज़ा साहब ने कहा, क्या करूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किलों से गला छुड़ा कर आया हूँ। देखिए मिर्ज़ा साहब भी बड़े इसलिए उसमें उस वक्त की क्या कह रहे हैं, उस दौर की, उस वक्त की अक्कासी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के आग पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके अपने मफाद, अपने नफ्स की तस्कीन का जरिया ढूंढ निकाल रहे हैं लोग। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, अपना पूरा इल्ज़ाम मीर साहब पर डाल दिया कि तो मैं आया, उन्होंने भेजा क्या, नहीं मैं आया, वो छोड़ ही नहीं रहे। तो बेगम साहबा को तो मौका ही चाहिए था, क्या जैसे खुद निखट्टू है
वैसे ही दूसरों को समझते हैं। इनके भी तो बाल बच्चे हैं कि सब सफाया कर दिया। मिर्जा साहब ने कहा बड़ा लती आदमी है, जब आकर सर पर सवार हो जाता है तो मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ता है। बेगम साहिबा ने गुस्से से कहा धुतकार क्यों नहीं देते कुत्ते की तरह। मिर्जा जी ने कहा सुभान अल्लाह, बराबर के आदमी है, उम्र में रुतबे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम साहिबा ने कहा तो मैं ही धुतकार दे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, कौन मेरी रोटियां चलाते हैं, रानी उठेगी अपनी सुहाग लेगी। मामा से अब्बासी शतरंज उठा ला। मीर साहब से कह देना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाए, आप फिर मुंह ना दिखाइएगा। मिर्जा साहब घबरा गए ये बात सुनकर। मिर्जा साहब ने कहा हाय हाय, क्या ऐसा गजब ना करना, क्या जलील कराओगी। ठहर, अब्बासी कमबख्त कहाँ दौड़ी जाती है। देखिए अब बात हुई, इस पे मिर्जा साहब ने पूरा इल्जाम मीर साहब पर डाल दिया कि उन्होंने चाह के सर पर खड़े जाते हैं तो मैं क्या करूँ, मैं तो खेलने के लिए तैयार नहीं रहता, मगर अब उन्होंने आते हैं तो खेलना पड़ता है। जब बेगम साहिबा कहती है कि इसको भगा दो, मैं ये नहीं करती, उन्होंने अपने नौकरानी अब्बासी को कहा कि जाओ, उनको बोलो कि चले जाओ, खेलना ख़त्म। तो इन्होंने, और उनका दिल तो चाह रहा था, तो दूसरा बहाना बता के कह रहे कि भाई इज्जत का सवाल है, और वो भी क्या है, हमारे हम रुतबे वाले हैं इसलिए जलील हो जाओगे, इसलिए उन्होंने अब्बासी यानी उनकी मुलाजिमा को रोक दिया। तो बेगम साहिबा ने कहा जाने क्यों नहीं देते, मेरा ये खून पिए जो रुके, अच्छा इसे रोक लिया, मुझे रोक लो तो जानू। ये कहकर बेगम साहिबा खुद झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा जी का चेहरा फख हो गया, हवाएं उड़ने लगी, मीर की मन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें शहीद करबला की कसम, मेरी मैयत देखे जो उधर कदम रखे। लेकिन बेगम साहिबा ने एक ना मानी, दीवान खाने के दरवाजे तक गई, यकायक नामुहर्रम के रूबरू बेनकाब जाते हुए पैर रुक गए। वहीं से अंदर की तरफ झाँका, उसने इत्तेफाक से कमरा खाली था। मीर साहब ने हस्बे ज़रूरत 2-4 मोहरे तब्दील कर दिए थे और इस वक्त अपनी सफाई जताने के लिए बाहर चबूतरे पर चहलकदमी कर रहे थे। फिर क्या था, बेगम साहिबा को मुँह मांगी मुराद मिली। अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंके, कुछ बाहर, तब दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, फिर चूड़ियों की झनकार सुनी तो समझ गए कि बेगम साहिबा बिगड़ गई, चुपके से घर की राह ली। देखिए मिजाजी भी है, अंदाज भी है, तहजीब अदब एहतराम का एक अलग मुकाम भी है। कह रहा है कि इतने गुस्से में भी लेकिन क्या है, वो जब दौड़ने गए तो मिर्जा साहब उनको रुकाने गए, किस्में दी ये थी, लेकिन कहा जाता है, बताया गया कि औरतें जब तक मानती है, जब तक फरमाबरदार होती है, लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो किसी की नहीं सुनती। बिल्कुल उसी तरीके से आज बेगम ने ठान ही लिया था कि मीर साहब को आज घर से भगाना ही है, लेकिन वो सब कहने पर भी वापस मातर गई, मगर फिर पैर अदब के दायरे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ना मुहर्रम के सामने जाना गलत है। लेकिन जब अंदर से झाँक कर देखा तो कमरे में कोई नजर आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मीर साहब ने भी क्या है, जब तक क्या करे थे, मोहरे बदल दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बिल्कुल चुप चुप से नखरे के हिसाब से बाहर जाकर खड़े रह के इधर उधर टहलने लग गए थे। तो मेरे मिर्जा साहब की बेगम को मौका मिल गया, वो कमरे के अंदर गए और जाते साथ वो मोहरे उठा के फेंक दिए। मीर साहब ने जैसे भी आवाज़ सुनी और ये देखा, वहाँ से वो भाग गए। वो समझ गए कि अगर आज हम यहाँ रुके तो क्या हो जाएगी, आज अपनी भी खैर नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चलते बने। यानी इस तरीके से ये खेल का हाल है कि जहाँ पर रुसवा होकर बात सुनकर भी इंसान बदमज़ा नहीं होता, बल्कि वो इतना ज़्यादा लत बन जाता है कि वो अपने अच्छे बुरे लोगों के ख्यालात, लोगों के फ़ायदे की बातें उसके जहन में नहीं आती। खैर, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और आज हमने यही देखा कि किस तरीके से शतरंज की वजह से इस मिर्ज़ा साहब के घर में तबाही मची हुई है और उनके बेगम साहिबा कितना उनसे नाराज़ है। खैर, तो इस तरीके से यहाँ पर आज के इसमें रुकते हैं। हम देखते हैं अगले इसमें कि और शतरंज में कौन कौन सी तबाहियाँ लेकर आई है और क्या हालात उस ज़माने के हुए। तो जब तक देखेंगे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।